गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेनिंग मैथोलॉजी का, जिसमें फाइनल लेवल फर्स्ट का जो हमारी भारत स्किल की पीडीएफ है उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके मैं साथ साथ आंसर भी बताता चलूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास लिमिटेड यानी कि एनएसडीसी की स्थापना कब हुई थी। मतलब एनएसडीसी हमारे यहाँ कब आया था, तो इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ठीक होगा, 2008 में हुई थी। मतलब 2008 के समय में हम लोगों ये स्थापना हुई थी एनएसडीसी की, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। मतलब जो हमारी सूचनाएं होती हैं वो मस्तिष्क के अंदर इकट्ठी रहती हैं, एक साथ रहती हैं एक निश्चित उद्दीपन प्रक्रिया के बाद। मतलब एक निश्चित समय के बाद मस्तिष्क में कुछ जानकारी, मतलब जो कुछ जानकारी होती है उसका क्या होता है, मतलब जो हमें ऐसा होता है कि दोबारा से हमें पुनर्स्मरण हो जाता है। मतलब हमें याद आ जाती है कि हमारे अंदर जो जो सूचनाएं थी तो कुछ उसमें तो याद आ जाती हैं, कुछ हम लोग भूल जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, पुनर्स्मरण। तो इसका सी ऑप्शन हो गया। साथ ही हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने में बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो ये जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, जो बीएफ स्किनर, उनके सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो जो उनका सिद्धांत था वो था कार्यवाहक अनुकूलन। कार्यवाहक अनुकूलन से उन्होंने बताया था हम लोगों को कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो इसके साथ ही साथ जब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आवश्यकताओं का मसले का पता अनुक्रम था। आवश्यकताओं के मसले का जो नियम था वो उन्होंने पूछा है कि मसले का क्या क्या नियम था और क्या क्या है, डिटेल कितने नियम थे तो उन्होंने पूछे हैं। तो ये जो हमारे नियम थे, मसले के नियम थे, वो मसले के नियम थे 5। जो 5 प्रकार के नियम उन्होंने बताए थे। 5 जो कठिन की, जो हमारा सिंपल होता है, सिंपल से कठिन की ओर हम बढ़ते हैं। मतलब हम पहले सिंपल सीखते हैं, उसके बाद ही हम धीरे धीरे से कठिन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। मतलब तीसरा ऑप्शन 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य का कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित या विकसित किया जा सकता है तो किससे संबंधित है। मतलब हम जब कोई भी कोई भी होता है, जैसे हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं या कार्य का अनुभव करते हैं या कौशल है उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं, उससे किससे संबंधित है। जब हम कोई भी कार्य करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसी हिसाब से हम जितना वर्क करेंगे उतना हमें एक्सपीरियंस होगा। तो आपने देखा होगा कि ये एक्सपीरियंस के अनुसार ही हमें इसमें समझ में आता है। तो इसका पहला नंबर हो जाएगा कि कार्य मतलब ड्राइंग, हमने जितना वर्क किया उसके हिसाब से हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसी कितनी विधियां हैं जिनसे हम पाठ्यक्रम का कि विधियों को संदर्भ या विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 विधियां होती हैं जिससे हम पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मतलब हमारी ये 2 विधियां होती हैं। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है संबंधित जानकारी के संबंध में एक मोटर चालक के सभी ड्राइविंग तकनीकों को। अब उन्होंने आगे खाली जगह दे दी है तो इसमें हमें क्या भरना होगा। इसमें सबसे पहला है कि सभी ड्राइविंग तकनीकों को अवश्य जानना चाहिए, जान सकता है या जान सकता था। तो इसमें जो है, जब भी हम कोई ड्राइविंग करते हैं या फिर हम जैसे बाइक चलाना सीखते हैं, तो अगर बाइक चलाना सीखते हैं, अगर हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम बाइक चला ही नहीं सकते। उसी के अनुसार इसमें क्या होता है कि अवश्य जानना चाहिए, यानी कि ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे उसमें दे रखा है कि 4 ऑप्शन है, अवश्य जानना चाहिए, जानना चाहिए या जान सकता है या जान सकता था। तो जान सकता है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवश्य जानना चाहिए, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानकारी होगी तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, मतलब अवश्य जानना चाहिए। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीजीटी जो है, डीजीटी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को के रूप में जाना जाता है। तो हमारा जो डीजीटी है और डीजीटी के शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक की ओर से के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर, यानी
8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक देखा होगा आपने, स्टूडियो दे रखा है, स्पोक दे रखा है, कक्षा गृह दे रखा है या सुदूर केंद्र दे रखा है। स्टूडियो है, स्पोक है, क्लासरूम है या रिमोट सेंटर। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडियो। तो स्टूडियो जो होता है उसके साथ ही हम लोग ये स्टूडियो के रूप में जानते हैं। साथ ही आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण का प्रभाव खराब होता है। मतलब कम से कम जानकारी, मतलब कम बातचीत होती है शिक्षक और जो छात्र के बीच में। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो इसमें देखो आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संकर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, तुल्यकालिक प्रकार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम या नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो इसमें देखा होगा अतुल्यकालिक प्रकार की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। इसमें जो होता है शिक्षक और छात्र आपस में कम से कम बातचीत करते हैं। जब हम कम से कम बातचीत करेंगे तो हमारा जो संबंध होगा वो शिक्षक और जो स्टूडेंट का संबंध होता है वो हमारा ख़राब हो जाता है। और इसी के साथ हमारे अगला क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत के संसद का एक अधिनियम द्वारा की गई। तो ये कौन सा अधिनियम था जिसके अनुसार इसकी स्थापना की गई, ये हमारे अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हुई है हमारे से 1985, 1986, 1987 और 88। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लगातार सालों में दिए गए हैं। तो ये जो स्थापना हुई थी ये हुई है 1985 में। और 1985 में इसलिए की गई थी क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, ये वो हुम द्वारा की गई थी। उसी के अनुसार जब इसकी वर्षगांठ मनाई गई तो 1985 में, तो इसकी स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ही इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें हमारे दूरस्थ शिक्षा से जो लोग विद्यालय नहीं जा सकते हैं उनके लिए ये शिक्षा प्रारंभ की गई थी। साथ ही हमारे आता है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है। मतलब ऐसी कौन सी सहायक सामग्री है जिससे हम देख सकते हैं। मतलब जो हमारी टीवी आती है, टीवी है तो टीवी हमारा एक दृश्य सहायक सामग्री है, या प्रोजेक्टर है वो भी है। तो प्रोजेक्टर में हम क्या क्या यूज करते हैं, कैसे है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, जो आंसर आएगा, तो इसमें आएगा स्लाइड प्रक्षेपक जो होता है स्लाइड प्रोजेक्टर। मतलब अपने लोग हिंदी में बोलते हैं स्लाइड प्रक्षेपक और इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। मतलब इसमें जो रेडियो होता है ये सुनने के काम आता है, टेप रिकॉर्डर होता है ये इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं फिर भी सुनते हैं। लेकिन जो स्लाइड प्रक्षेपक होता है, मतलब स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, वो धीरे धीरे इधर उधर स्लाइड करता है और हमें प्रोजेक्टर से सीधा बोर्ड पर हमें साफ दिखाई देता है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है। अब उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है। अब प्रदर्शन बोर्ड क्या होता है, मतलब हमें कौन सा बोर्ड है जिससे हमें साफ दिखाई देता है। तो इसमें क्या है, चुंबकीय बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये सभी। मतलब चुंबकीय बोर्ड पे भी हम देख सकते हैं, फ्लैनल बोर्ड पे भी देख सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड पर भी देख सकते हैं। तो ये सारे बोर्ड ऐसे हैं जिससे हम साफ दिखाई देता है। साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन। इसका तो ये सीधा है कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है। मतलब संचार प्रणाली हम संचार किससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है स्रोत, इसके बाद संदेश मतलब मैसेज, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑल सभी हो जाएंगे। इनसे हम सभी से सूचना प्राप्त करते हैं, यह संचार प्रणाली का एक घटक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सब प्रभाव देती है। मतलब वास्तविक स्थिति सब प्रभाव देती है, इसमें हमारी कौन सी सहायक सामग्री है। तो आगे जो ऑप्शन है वो है चार्ट, सिम्युलेटर, चुंबकीय बोर्ड या चाक बोर्ड। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा हमारा सही है। तो ये चार्ट है, चुंबकीय बोर्ड है या चाक बोर्ड है, इससे हम साफ देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसमें प्रभाव देने वाली बात है तो सिम्युलेटर का हमारे अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो मतलब हमारा होगा बी ऑप्शन सही। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिचालन पत्रक के द्वारा बनाई जाती है। मतलब परिचालन पत्रक जो होता है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें ऑप्शन दे दिए कर्मचारी, अनुदेशक, विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। मतलब जो हमारी ऑपरेशन सीट होती है वो अनुदेशक ही बनाता है। मतलब हम लोग
ये होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है, वही एक जो ऑपरेशन शीट होती है वो बनाता है। मतलब इसमें जो कर्मचारी है वो भी नहीं बनाएगा, स्टूडेंट होता है वो डेली डायरी बनाता है। तो हमारा जो अनुदेशक आएगा वो आएगा इसमें परिचालन, जो परिचालन पत्र है वो बनाता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। अब विद्यार्थी द्वारा, मैंने अभी बताया आपको कि एक डेली डायरी ऐसी होती है जो हम लोग एक विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है, वरना जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो ऑपरेशन शीट, इन्फॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट, ये तीनों तैयार करता है। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है, तो विद्यार्थी द्वारा ये तीनों में से कोई भी तैयारी नहीं की जाती है, इन्हीं में से कोई नहीं। रन ऑफ दी जिसका आंसर आए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा WIM यानी बिम। WIM में W का अभिप्राय क्या है। तो W का अभिप्राय होगा रिटेन, सीधा है, ये ऑप्शन इसका सही होगा, रिटेन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षक की विशेषता है। कौन सा एक परीक्षक की विशेषता है। तो हमारा सीधा क्वेश्चन है 18 कि इनमें से हमें देखना है वैधता है, विश्वसनीयता है या उद्देश्यता है। तो इसमें अगर वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, उद्देश्यता होती है। मतलब एक वैलिडिटी होती है, मतलब एक टाइमिंग होती है, मतलब हमें 8 घंटे का टाइम दिया गया तो हमें 8 घंटे में वो तैयार करना होता है, कोई भी हमारा एग्ज़ाम हो। इसके साथ ही है, अगर हमें उसमें विश्वास होगा तभी हम उसे तैयार कर सकेंगे। और साथ ही उद्देश्य, अगर हमें कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो हम क्या तैयार करेंगे। तो इसके लिए इसमें ये तीनों होंगे, ऑल ऑफ दी जाएगा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो परीक्षक होता है, जैसे हम लोगों ने देखा होंगे कि छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो छोटे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, किस टाइम में हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो ऑप्शन दिए गए हैं कि रिक्त स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक, और ट्रू एंड फॉल्स यानी सही या गलत, मैचिंग, सुमेलन या ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो ये सभी प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने देखा है कि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमको कभी कभी आ जाते हैं रिक्त स्थान सही करो, मतलब सही गलत दे देते हैं कि ये सही है या गलत है। कभी कभी सुमेलन दे देते हैं, मैचिंग करने के लिए देते हैं। तो ये सारे सही है यानी कि ये सभी। इसके बाद ही हमारा अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षक का दूसरा नाम है। जो प्रायोगिक परीक्षक है उसका दूसरा नाम क्या है। तो इसमें क्या है, निष्पादन परीक्षक, साक्षात्कार या पूर्णता परीक्षक या विषय परीक्षा। तो हमें इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रायोगिक परीक्षक होता है, इसे हम दूसरा जो नाम लेते हैं वो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। यानी कि मतलब हम लोग जो भी परीक्षा लेते हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है, कितना उसने अभी तक सीखा है। तो उसके लिए हमें परफॉर्मेंस टेस्ट लेना होता है। तो उसके लिए इसे निष्पादन, यानी कि हिंदी में इसे हम लोग निष्पादन परीक्षक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है, साक्षात्कार एक प्रकार का है। मतलब जो साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है, वो एक प्रकार का क्या है। तो इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा कि मौखिक लिया जाता है, ना तो हमारा लिखित होता है, ना वस्तुनिष्ठ होता है, निष्पादन होता है, ना कि वैसा। तो इसमें हमारा होता है ओरल टेस्ट, यानी कि इंग्लिश में हम लोग ओरल टेस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं मौखिक परीक्षा। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। अब हमारे पास कारखाना है, उसमें अगर हमें आग बुझानी है तो आग बुझाने के लिए हमें क्या क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, अग्निशमन यंत्र, पानी से भरी बाल्टियाँ, रेत भरी बाल्टियाँ या सभी। तो इसमें अग्निशमन यंत्र तो होने चाहिए, रेत पानी भरी बाल्टियाँ भी होनी चाहिए और रेत भरी बाल्टियाँ भी होनी चाहिए। मतलब ये सभी ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ऑल ऑफ दीज उसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल है। मतलब एक अच्छी गृह व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हम क्या क्या शामिल हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ऑप्शन देखो इसमें क्या दिया गया, स्वच्छता, क्लीननेस होनी चाहिए, मशीन के लिए स्थान यानी प्लानिंग ऑफ मशीन होनी चाहिए। इसके बाद स्पेस ऑफ स्टोर, भंडारण के लिए स्थान होना चाहिए। ऑल ऑफ दी, अगर हमारी अच्छी गृह व्यवस्था है तो उसमें ये तीनों होने चाहिए। मतलब हमारे पास मशीन लगाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए, भंडारण के लिए स्थान भी होने चाहिए। ऑल ऑफ दी जिसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें रखें। मतलब अच्छे अनुशासन के लिए, मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनको अच्छे अनुशासन में रखना है या उनको अच्छी तरह से रखना है, तो उनके लिए हमें उन्हें कैसा रखना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बिजी इन वर्क, आइडियल, फेरल या फ्रेंडली। मतलब कार्य में व्यस्त हों या निष्क्रिय हो या भयभीत हो या मित्रवत हो। मतलब अगर निष्क्रिय होंगे तब तो वो
अनुशासन में रह ही नहीं सकते, भयभीत होंगे तब भी वो अनुशासन में नहीं रहेंगे, और मित्रवत होंगे तब भी वो नहीं रहेंगे। तो कार्य में व्यस्त मतलब हम उन्हें इतना वर्क दे दें कि वो अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, तो हमारा जो कार्य में जब व्यस्त रहेंगे तो ये मतलब अनुशासन में भी रहेंगे। साथ ही अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन का एक प्रकार नहीं है, मतलब जो हमारा आग को नहीं बुझा सकता है। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दी है, इससे भी बुझाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इससे भी बुझाते हैं, फोम है, इससे भी बुझाते हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन आता है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे हम लोग आग को नहीं बुझा सकते। तो ये फायर जो हमारे अग्निशमन यंत्र बनाए जाते हैं उसमें ये गैस नहीं भरी जाती है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का उद्देश्य नहीं है, मतलब अच्छा परामर्शदाता हो ऐसा कौन सा उद्देश्य नहीं है। उसने सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हमें इसका आंसर देना है। तो उसे जजमेंटल होना चाहिए, उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करने चाहिए। तो ये हमें इसमें देखना है। तो इसमें ये है कि उसे जजमेंटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा इसमें सीधा होगा कि उसे जजमेंटल होना चाहिए, मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा कि उसे जजमेंटल होना चाहिए। अगर वो जजमेंटल नहीं होगा तो किसी को जज नहीं कर पाएगा जिससे वो आगे की क्लास को पढ़ा सके। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक शॉर्ट मतलब विश्लेषण में को छोड़कर सभी अवयव शामिल हैं, मतलब कौन से अवयव शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस या ट्रस्ट। तो इसमें जब हमारा आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। साथ ही अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं है, मतलब कौन सी जो अवस्था है जो परामर्श की अवस्थाएं नहीं है। तो हमारे है सहानुभूति प्रदान करना, गिविंग सिंपैथी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है 28 नंबर का। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा है। तो इसमें क्या है, पहला तो है टू बी इंडिपेंडेंट, दूसरा है मेक ए मनी, यानी कि तीसरा है कि टू बी फेमस, और चौथा है टू बी पावरफुल। तो हमारा जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उसमें जगह ध्यान दीजिए। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा मतलब स्वतंत्र होगा तो वो शक्तिशाली भी होगा, प्रसिद्ध भी हो जाएगा और धन तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर केवल धन है तो उससे भी हम लोग एक अच्छे उद्यमी नहीं बन सकते। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आता है, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है, मतलब सामाजिक तनाव नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, जो निवृत्ति, प्रजनन की मृत्यु, वित्तीय समस्या, नौकरी साक्षात्कार। तो इनमें हमें केवल याद रखना है या ध्यान रखना है कि कौन सा जो हमारा सामाजिक तनाव नहीं है जिससे हमें कोई तनाव मिले। तो हमारे प्रियजन की अगर मृत्यु होगी तब भी हमारे अंदर तनाव होगा, अगर हमारी वित्तीय समस्या होगी मतलब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो हमें होगा। नौकरी के लिए साक्षात्कार, अगर हम लोग कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड पे प्रेशर रहता है तो ये भी हमारे लिए नहीं होगा। तो गजोन, इसमें हमारे लिए कोई भी सामाजिक तनाव नहीं होगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कक्षाओं कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों के शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है, मतलब कैलेंडर है, नोटबुक है, और परियोजना बोर्ड है, और इसके साथ कैलकुलेटर है। मतलब कौन सा शेड्यूल बनाने के लिए, मतलब हम अगर कोई शेड्यूल बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए, परियोजना बोर्ड चाहिए, या कैलकुलेटर चाहिए, या कैलेंडर चाहिए। तो जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो जैसे हमारे महीने का बनेगा अगर शेड्यूल, या वर्ष का बनता है, तो उसके लिए हमें कैलेंडर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि कौन से दिन हमें क्या रखना है, कौन सी डेट में हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आता है हमारा लिए कैलेंडर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वह जो मार्ग जानता है और मार्ग पर चलता है, ठीक है, मार्ग दिखाता है और मार्ग पर चलता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा लीडर, मतलब नेतृत्व करता है एक ऐसा होता है जो हमारा मार्ग को जानता भी है और मार्ग पर चलने के लिए हमें राह दिखाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो एक निबल में हमारे कितने बिट्स होते हैं वो हमें याद रखने चाहिए।
तो ये तो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। तो इसका सीधी सी है, एक निबल में 4 बिट होते हैं। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ईमेल सेवा नहीं है। तो ईमेल सेवा पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए याहू मैसेंजर, जीमेल या रेडिफ मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसमें हमारा होगा याहू मैसेंजर। याहू मैसेंजर से हम कोई भी मेल नहीं कर सकते, इससे हम लोग केवल मैसेज करते हैं बस। तो जीमेल है, रेडिफ मेल है या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, इससे हम लोग मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विलोम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था। मतलब जो हमारा विलोम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो किस वर्ष बनाया गया था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है 1956, बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। इसके साथ ही अगला आता है शिक्षा के 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम क्या है। मतलब इसमें क्या दिया है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। एक इंस्ट्रक्टर होने से पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, पहला दे दिया कि पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग या परीक्षण, मतलब प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग। इसके साथ ही अगला दे दिया उन्होंने पूर्व तैयारी, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण और परीक्षण। इसके इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा क्या होगा, पहले तो प्रिपरेशन होना चाहिए यानी पहले से तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन होना चाहिए यानी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग करना आना चाहिए, और परीक्षा मतलब टेस्टिंग। इसके बाद में ही सारे के बाद टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब किया गया था। मतलब उसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, हम लोगों ने शुरुआत सबसे पहले कब की थी। तो ये हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना की थी इसकी 2015 में। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 2015 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा कौशल है जिससे हम अर्जित करने की विधि नहीं है। तो हमारा इसमें क्या क्या दिया गया, अवलोकन दिया गया है, पुनरावृत्ति दी गई है, नेतृत्व दिया गया है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन का आ गया। तो इसमें जो नेतृत्व आता है वो हमारे लिए उसकी विधि नहीं है। मतलब लीडरशिप, जो लीडरशिप है इससे हम कोई भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग केवल मार्ग दिखा सकते हैं। तो एक नेतृत्व करता होता है, वो मार्ग जानता तो है, दिखाता भी है, लेकिन इसमें कोई भी कौशल अर्जित करने की विधि नहीं होती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित इसी तरह अवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो हृदय है, सिर है, आँखें हैं या ये सभी है, ये हमें सोच के बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें हमारा आ गया हृदय, मतलब हार्ट हमारा इससे संबंधित है। तो इसी साथ अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करने की इस आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना कहलाता है। तो मतलब जो हमारा जो सूचनाएं मस्तिष्क में संग्रहित की जाती हैं उसको हम आवश्यकता पड़ने पर, मतलब हमें ज़रूरत पड़ने पर जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसको दोबारा से पुनर्स्मरण मतलब याद करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। इसका सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उसे बोलते हैं हम अवधारणा, मतलब हमने दोबारा से याद किया। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आता है कि विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना की रोचकता और घटना की संज्ञा। तो इसमें जो खाली जगह दी गई है उसके आगे आंसर हमें लगाना है। इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, रिसेंसी, इवेंट फ्रीक्वेंसी, इवेंट इंटरेस्ट इन द इवेंट और एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटिव टू फैक्टर ऑफ मेजरिंग। तो इसमें जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी आ जाएगा रिलेक्टेशन यानी कि अवधारणा, जो हमारा बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। इसका जो हमारा बी ऑप्शन सही होगा अवधारणा। इसके साथ ही हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो हमारे 41 से आगे के क्वेश्चन है वो हम आपको कल के वीडियो में पूरे दिखाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।